नमस्कार दोस्तों, हमारे सामने आज का जो चैप्टर है वो है हाइड्रोजन हाइड्रोजन एवं इसके यौगिक। तो इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन के कौन कौन से यौगिक होते हैं, वो किस प्रकार से पाया जाता है, और इस जो एनसीईआरटी के अंदर एक एक लाइन लिखी हुई है हम उसका एक एक का डीप विश्लेषण करेंगे, बहुत गहरा विश्लेषण करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। तो हाइड्रोजन का चैप्टर है। इस चैप्टर का उद्देश्य मतलब कि इस चैप्टर को पढ़ने के बाद में आप क्या क्या सीख सकते हैं, तो देखिए क्या क्या सीख लेंगे। सबसे पहले क्या कर लेंगे, आप ये पता लगा लेंगे कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन की स्थिति का क्या करेंगे, ज्ञात धारणाओं को बता सकेंगे। हाइड्रोजन के लघु तथा व्यापारिक स्तर पर बनाने की विधियों तथा उनके समस्थानिकों का वर्णन कर सकेंगे। तीसरा है कि हाइड्रोजन किस प्रकार से विभिन्न तत्वों से संयुक्त होकर के आयनिक, आणविक तथा अर समीकरणमितीय यौगिकों को बनाती है, इसे समझ सकेंगे। और इसके अलावा हम समझ सकेंगे कि इसके गुणों की समझ के आधार पर उपयोगी पदार्थों तथा नई तकनीकों के उत्पादन का वर्णन कर सकेंगे। वातावरणीय जल की गुणवत्ता किस प्रकार विभिन्न विलेय पदार्थों पर निर्भर करती है, ये समझा सकेंगे। और साथ ही कठोर और मृदु जल में अंतर कर सकेंगे तथा जल के मृदुकरण को समझ सकेंगे। भारी जल और उसके महत्व के संबंध में ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। देखिए क्या करेंगे, भारी जल और उसके महत्व के संबंध में ज्ञान अर्जित कर सकेंगे। और इसके अलावा हाइड्रोजन पेरोक्साइड की संरचना समझ सकेंगे तथा इससे बनाने की विधियों और इसके गुणों के आधार पर उपयोगी रसायनों के उत्पादन तथा पर्यावरण की स्वच्छता को समझ सकेंगे। इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध और इलेक्ट्रॉन समृद्ध और हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था इत्यादि पदों को समझ सकेंगे तथा इनका उपयोग कर पाएंगे। जल की संरचना के आधार पर इसके भौतिक तथा रासायनिक गुणों का वर्णन कर सकेंगे। तो इस चैप्टर के बाद में हम कुल मिलाकर के इन सारी चीज़ों को समझ सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड। तो आपको सबसे पहले बोला गया है कि हाइड्रोजन ब्रह्मांड में अति बहुल तत्व है। देखिए ब्रह्मांड में सबसे अधिक पाया जाने वाला तत्व है ना, वो हाइड्रोजन है। पृथ्वी की सतह पर अति बहुलता के क्रम में ये तीसरे स्थान पर आता है और ये भविष्य में ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में दृष्टिगोचर होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि प्रकृति में समस्त ज्ञात तत्वों में हाइड्रोजन की परमाणु संरचना सरलतम है, क्योंकि आप जानते हैं कि हाइड्रोजन कैसे लिखा जाता है। हाइड्रोजन बिल्कुल सिंपल इस प्रकार से सरलतम है, क्योंकि क्यों क्यों है, देखिए समझिए कि इसके परमाणु में एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन होता है। तात्विक हाइड्रोजन का अस्तित्व द्विपरमाणु अणु H2 अणु के रूप में है, जिसे डाई हाइड्रोजन या H2 कहते हैं। क्या आप जानते हैं कि हाइड्रोजन अन्य तत्वों की तुलना में अधिक यौगिक बनाते हैं। हाइड्रोजन का उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में हाइड्रोजन का उपयोग ऊर्जा स्रोत के रूप में करके अत्यधिक स्तर तक सार्वभौमिक ऊर्जा की पूर्ति की जा सकती है। इस एकक में आप हाइड्रोजन के औद्योगिक महत्व के बारे में अध्ययन कर सकेंगे। अब सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है, वो है कि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का स्थान। कि आवर्त सारणी में आपके जो हाइड्रोजन है वो कहाँ पर पाई जाती है, ये जानेंगे। देखिए हाइड्रोजन आवर्त सारणी का प्रथम तत्व है। यद्यपि आवर्त सारणी में हाइड्रोजन का उचित स्थान विवेचना का विषय रहा है, चर्चा का विषय रहा है। जैसा कि आप जानते हैं आवर्त सारणी में तत्व इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर व्यवस्थित रहते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर आपके आवर्त सारणी में तत्व हैं। तो हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो क्या है, बने इस तरफ इसका एक वाह्यतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्षार धातुओं NS1 के समान होता है, जो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग से संबंधित है। तो ये बात इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग से संबंधित है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। जबकि दूसरी तरफ हैलोजनों की भांति NH2NP5 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ आवर्त सारणी के 17वें वर्ग से संबंधित है, जो संगत उत्कृष्ट गैस विन्यास से एक इलेक्ट्रॉन कम है। इस प्रकार हाइड्रोजन क्षार धातुओं से समानता दर्शाता है, जो एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर एक धन्य आयन बनाते हैं। साथ ही यह हैलोजन की भांति एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर एक ऋणीय आयन बनाता है। क्षार धातुओं के समान हाइड्रोजन ऑक्साइड, हैलाइड एवं सल्फाइड बनाता है। यद्यपि सामान्य परिस्थितियों में इसका क्षार धातुओं के विपरीत उच्च आयनन एंथैल्पी होती है एवं धात्विक अभिलक्षण नहीं दर्शाता। यथार्थ में आयनन ऊर्जा के पदों में हाइड्रोजन हैलोजन से अधिक समानता दर्शाता है। किसमें दर्शाता है, आयनन ऊर्जा के पदों में। लिथियम की प्रथम आयनन एंथैल्पी दर की 520 किलोजूल प्रति मोल, फ्लोरीन की दर की 1680 किलोजूल प्रति मोल एवं हाइड्रोजन की 1312 किलोजूल प्रति मोल है। तो आयनन एंथैल्पी के आधार पर देखा जाए तो जो हाइड्रोजन है वो आपके किसके समान होता है, देखिए ये होता है आपके हैलोजन के समान। तो आगे भी आपसे कहा गया है कि ये हैलोजन के समान द्विपरमाणविक अणु तथा विभिन्न तत्वों से संयुक्त होकर हाइड्राइड एवं बहुत से सहसंयोजी यौगिक बनाता है और क्रियाशीलता के आधार पर यह हैलोजनों की तुलना में कम सक्रिय है। कुछ सीमा तक क्षार धातुओं एवं हैलोजन से समानता दर्शाने के बावजूद उनसे असमानताएं भी दर्शाता है। अब प्रासंगिक प्रश्न यह है कि इसे आवर्त सारणी में कहाँ रखा जाए। तो यही तो प्रश्न है कि आवर्त सारणी में इसको कहाँ रखा जाए। तो हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर नाभिक H+ देता है, जिसका आकार लगभग 1.5 × 10⁻³ पिकोमीटर है, जो सामान्य परमाणविक एवं आयनिक आकार
50 से 200 पिकोमीटर की तुलना में बहुत कम है। परिणामतः H+ स्वतंत्र अवस्था में नहीं मिलता है एवं दूसरे परमाणुओं या अणुओं से संयुक्त रहता है। अतः इसके अद्वितीय व्यवहार के कारण इसे आवर्त सारणी में अलग रखा गया है। देखिए ये इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 3 में भी इसे बताया गया है कि आपका जो हाइड्रोजन है उसको आवर्त सारणी में क्या किया गया है, उसको आवर्त सारणी में आपने क्या किया है, अलग रखा हुआ है। आवर्त सारणी में हाइड्रोजन को हमने अलग रखा हुआ है, इस बात को ध्यान दीजिए। आने को तो ये प्रथम वर्ग में आता है लेकिन फिर भी इसको अलग रखा गया है। अब हाइड्रोजन के बारे में आप जानते हैं हाइड्रोजन की प्राप्ति कैसे होती है, डाई हाइड्रोजन H2 इसकी प्राप्ति। तो देखिए हाइड्रोजन की प्राप्ति कैसे होती है, डाई हाइड्रोजन ब्रह्मांड में अति बहुल तत्व है, ब्रह्मांड के संपूर्ण द्रव्यमान का 70% है। इस फैक्ट को याद कर लीजिए। तथा ये सौर वायुमंडल का प्रमुख तत्व है। बड़े ग्रहों जैसे कि बृहस्पति, जुपिटर तथा शनि यानी कि सैटर्न में अधिकांश हाइड्रोजन होती है। हालांकि अपनी हल्की प्रकृति के कारण ये पृथ्वी के वायुमंडल में कम मात्रा में द्रव्यमानुसार लगभग 0.15% में पाई जाती है। संयुक्त अवस्था में हाइड्रोजन तत्व भूपर्पटी तथा महासागर में 15.4% भाग का निर्माण करता है। संयुक्त अवस्था में जल के अतिरिक्त ये पादप तथा जंतु ऊतकों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, हाइड्राइड, हाइड्रोकार्बन एवं अन्य कई यौगिकों में पाया जाता है। अब हाइड्रोजन के समस्थानिक तो यहाँ से जेईई मेन में देखिए दोस्तों कई बार प्रश्न आ चुका है कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं, कितने रेडियो एक्टिव हैं और इनके भार वगैरह, इनके बारे में नीट में भी आ चुका है। तो इंपॉर्टेंट है ये। देखिए हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम 1H1, ड्यूटेरियम 1H2 या D तथा ट्राइटियम 1H3 या T होते हैं। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ये समस्थानिक एक दूसरे से कैसे भिन्न होते हैं? तो हम सभी लोग जानते हैं कैसे भिन्न होते हैं। ये तीनों समस्थानिकों से न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर एक दूसरे से भिन्न होते हैं। देखिए दोस्तों इनमें प्रोटॉन की संख्या सेम होती है लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग होती है। सामान्य हाइड्रोजन प्रोटियम में कोई न्यूट्रॉन नहीं है, ये बात सही है। ड्यूटेरियम जिसे क्या कहते हैं आप, भारी हाइड्रोजन भी कहा जाता है, में 1 तथा ट्राइटियम में नाभिक में 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो इनकी खोज किसने की थी इसको भी देख लीजिए। सन 1934 में एक अमेरिकी वैज्ञानिक हैराल्ड सी यूरे को भौतिक विधियों द्वारा 2 परमाणु द्रव्यमान वाले हाइड्रोजन के समस्थानिक का पृथक्करण करने के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। उसने ड्यूटेरियम की खोज की थी जिसकी वजह से उसको नोबेल पुरस्कार मिला था। हैराल्ड सी यूरे नाम का एक वैज्ञानिक था। देखिए हाइड्रोजन का जो प्रमुख समस्थानिक है वो है दोस्तों प्रोटियम, जिसको आप 1H1 के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ड्यूटेरियम लौकिक हाइड्रोजन में 0.015% तक मुख्यतः HD के रूप में निहित है और ट्राइटियम की सांद्रता लगभग 10⁻18 प्रोटियम परमाणुओं में से एक ट्राइटियम के परमाणु की है। इन समस्थानिकों में केवल ट्राइटियम रेडियो सक्रिय है जिसका अर्ध आयुकाल 12.33 वर्ष है तथा न्यून ऊर्जा वाले बीटा कणों को सर्जित करता है। तो दोस्तों यहाँ से कई बार जेईई मेन में और नीट में प्रश्न आ चुका है कि हाइड्रोजन का कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रिय होता है और हाइड्रोजन के कुल कितने समस्थानिक होते हैं। इस प्रकार से जेईई मेन में बहुत बार प्रश्न आ चुका है, नीट में भी आ चुका है। चूंकि समस्थानिकों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समान है इसलिए इनके रासायनिक गुण भी लगभग समान है। इनकी केवल अभिक्रिया की गति मुख्य रूप से अपने विभिन्न बंध वियोजन एंथैल्पी के कारण भिन्न होती है। सारणी 9.1 आपको दे रखी है। तथापि भौतिक गुणों में ये समस्थानिक परमाणु भार में अंतर के कारण भिन्नता दर्शाते हैं। अब आपको बताना है कि देखिए अब आगे पढ़ेंगे हम डाई हाइड्रोजन बनाने की विधियां, डाई हाइड्रोजन किस प्रकार से बनाया जाता है अब हम उसको पढ़ेंगे। देखिए धातुओं तथा धातु हाइड्राइडों से डाई हाइड्रोजन बनाने की अनेक विधियां हैं। कौन कौन सी हैं? तो देखिए डाई हाइड्रोजन बनाने की प्रयोगशाला विधि, लेबोरेटरी में किस प्रकार से इसको बनाया जाता है अब इसको पढ़ेंगे। सामान्यतः ये दानेदार जिंक को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके बनाई जाती है। दानेदार जिंक है उसकी रिएक्शन करा रहे हैं आप तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो इससे क्या होता है आपके जिंक +2 बनता है और साथ में हाइड्रोजन गैस निर्मुक्त होती है। तो ये इसकी प्रयोगशाला मेथड है। यहाँ से कई बार जेईई मेन, नीट में और बहुत सारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। यह जिंक धातु की जलीय क्षार के साथ अभिक्रिया करके भी बनाई जाती है। देखिए जिंक की आप अम्ल से रिएक्शन कराएं या क्षार से कराएं तो क्या क्या मिलता है आपको, हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। जब जिंक की रिएक्शन आपने NaOH के साथ में कराई तो ये बनता है आपके सोडियम जिंकेट। तो एक बार प्रश्न परीक्षा में पूछा गया था कि सोडियम जिंकेट का सूत्र बताइए, Na2ZNO2। तो ये हो गया। इसके बाद डाई हाइड्रोजन का व्यापारिक उत्पादन कैसे किया जाता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। डाई हाइड्रोजन का व्यापारिक उत्पादन, इसके लिए प्रयुक्त साधारण प्रक्रमों की रूपरेखा नीचे दी जा रही है। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का उपयोग कर अम्लीय जल के विद्युत अपघटन से डाई हाइड्रोजन प्राप्त की जाती है। तो प्लेटिनम इलेक्ट्रोड का जल अपघटन कराएंगे। देखिए विद्युत अपघटन अल्प मात्रा में अम्ल और क्षार मिलाएंगे अपघटन के लिए, जिससे आपको डाई हाइड्रोजन प्राप्त होती है और साथ में ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है। तो सेकंड वाला फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है कि अति शुद्ध हाइड्रोजन ग्रेटर देन, मतलब कि 99.95% से अधिक शुद्ध हाइड्रोजन निकेल इलेक्ट्रोडों के बीच रखे गए बेरियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन को गर्म अवस्था में विद्युत अपघटन करा करके प्राप्त की जाती है।
देखिए निकेल इलेक्ट्रोडों के बीच में रखे गए बेरियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन को गर्म अवस्था में विद्युत अपघटन करा करके अति शुद्ध हाइड्रोजन प्राप्त की जाती है। तीसरा है कि ब्रायन विलयन के विद्युत अपघटन द्वारा क्लोरीन तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के औद्योगिक निर्माण में डाई हाइड्रोजन उप उत्पाद यानी कि बायो प्रोडक्ट के रूप में प्राप्त होता है। विद्युत अपघटन में होने वाली अभिक्रिया ये है, ब्रायन विलयन होता है, जो NaCl का विलयन होता है ना, उसको आप ब्रायन विलयन कहते हैं, नमक का पानी। तो एनोड पर क्या होता है, जो आपका क्लोराइड होता है वो क्या करता है, एनोड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीडेशन, तो क्लोरीन बना लेता है, साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर क्या होता है, जो आपके जल होता है 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके हाइड्रोजन गैस और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन बना लेता है। कुल अभिक्रिया इस प्रकार होती है कि ट्वाइस ऑफ Na प्लस एक्वस प्लस ट्वाइस ऑफ Cl माइनस एक्वस प्लस ट्वाइस ऑफ H2O, ये मिलकर के बनाते हैं क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस, सोडियम प्लस एक्वस आयन और हाइड्रोक्साइड आयन। तो और चौथी विधि हाइड्रोजन के व्यापारिक उत्पादन की वो है कि हाइड्रोकार्बन अथवा कोक की उच्च ताप पर एवं उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप से अभिक्रिया कराने पर डाई हाइड्रोजन प्राप्त होती है। तो हाइड्रोकार्बन देखिए, ये हाइड्रोकार्बन का सूत्र है CnH2n+2। ये किसका सूत्र है, एल्केन का। जब इसकी रिएक्शन कराई जाती है जल की उपस्थिति में 1270 केल्विन तापमान पर निकल की उपस्थिति में, जिससे आपको कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्राप्त होती है और साथ में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं मेथेन का जल अपघटन, मेथेन प्लस हाइड्रोजन गैस 1270 के मेथेन प्लस जल की रिएक्शन कराई जाती है तो CO प्लस H2 प्राप्त होता है। CO एवं H2 के मिश्रण को वाटर गैस कहते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपको बोला गया है कि कार्बन एवं जो हाइड्रोजन के, जो कार्बन मोनोऑक्साइड एवं हाइड्रोजन के मिश्रण को वाटर गैस कहते हैं। यहाँ से जेईई में प्रश्न आया था कि वाटर गैस का सूत्र क्या होता है। CO एवं हाइड्रोजन का यह मिश्रण मेथेनॉल तथा अन्य कई हाइड्रोकार्बनों के संश्लेषण में काम आता है, अतः इसे संश्लेषण गैस या शिन गैस भी कहते हैं। आजकल शिन गैस बाह्य मल, सीवेज, वेस्टेज, अखबार, लकड़ी का बुरादा, लकड़ी की चीलन आदि से प्राप्त की जाती है। कॉल से सिन गैस का उत्पादन करने की प्रक्रिया को कॉल गैसीकरण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं कॉल गैसिफिकेशन कहते हैं। कार्बन सॉलिड, इसकी रिएक्शन कराएंगे आप जल के साथ में 1270 केल्विन तापमान पर, तक कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन प्राप्त होगा। इसको आप कहेंगे, क्या कहेंगे, वाटर गैस। आगे कहा गया है कि सिन गैस में उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड को आयरन क्रोमेट उत्प्रेरक की उपस्थिति में भाप से क्रिया कराने पर डाई हाइड्रोजन का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में जल 673 केल्विन तापमान पर उत्प्रेरक लिया जाता है। किसको लिया जाता है, आयरन क्रोमेट को, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस और साथ में हाइड्रोजन गैस प्राप्त होती है। ये भाप अंगार गैस सिरती अभिक्रिया, इसको बोला जाता है वाटर गैस शिफ्ट रिएक्शन कहलाती है। वर्तमान में 77% डाई हाइड्रोजन का औद्योगिक उत्पादन सेल रसायनों यानी कि पेट्रोकेमिकल्स, 18% कॉल से, 4% जलीय विलयनों के विद्युत अपघटन से तथा 1% उत्पादन अन्य स्रोतों से होता है। तो इस प्रकार से आपके जो डाई हाइड्रोजन है उसका औद्योगिक उत्पादन होता है। उसके अलावा हम पढ़ेंगे डाई हाइड्रोजन के गुण। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम भौतिक गुण, क्या क्या है इसके भौतिक गुण। देखिए डाई हाइड्रोजन एक रंगहीन, जिसमें कोई रंग नहीं होता, गंधहीन, जिसमें कोई गंध नहीं होती, तथा स्वादहीन, जिसमें कोई स्वाद नहीं होता, दहनशील गैस होती है यानी कि जलने वाली, ये वायु से हल्की है तथा जल में अघुलनशील है, तथा ड्यूटेरियम के अन्य भौतिक गुण सारणी 9.1 में दिए गए हैं। देखिए इनके जो भौतिक गुण है वो सारणी 9.1 में दिए गए हैं। दोस्तों इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देखिए हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटिरियम में, तो हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम के अंदर एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। तो सारी चीज़ें आपकी वो ये हैं कि जो सापेक्षिक बहुलता है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो ये है कि आप देखेंगे यहाँ पर, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, देखिए यहाँ पर देखिए जो सारी की सारी चीज़ें हैं वो क्या है, ड्यूटेरियम की अक्सर आपको ज़्यादा मिलेंगी, गलनांक हो, क्वथनांक हो, सब ज़्यादा है, लेकिन एक चीज़ कम है। वो एक चीज़ क्या कम है आप देखेंगे, एक चीज़ कम ये है कि आपके देखिए 74.14 ये सेमंतर नाभिकीय दूरी 1312 -73 37208। संलयन एंथैल्पी भी आपके देखिए 0.17, 0.197, 0.904, 1.126। सापेक्षिक परमाणु भार देखिए इसका 2 होता है, इसका 99 पॉइंट। सापेक्षिक बहुलता भी इसकी ये है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें इसकी पाई जाती हैं। अब दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे, देखिए किसके बारे में पढ़ेंगे, रासायनिक गुण, हाइड्रोजन के रासायनिक गुण। देखिए डाई हाइड्रोजन अथवा किसी भी अणु का रासायनिक व्यवहार काफी हद तक बंध विभजन एंथैल्पी द्वारा निर्धारित किया जाता है। HH बंध विभजन एंथैल्पी किसी तत्व के 2 परमाणुओं के एकल बंध के लिए अधिकतम है। इस तथ्य से आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं, यह इस कारक के कारण है कि क्यों है भैया कि हाइड्रोजन की जो बंध विभजन एंथैल्पी है वो सबसे अधिक क्यों है,
क्योंकि डाई हाइड्रोजन का इसके परमाणुओं में विभाजन केवल 2000 केल्विन के ऊपर लगभग 0.081% ही होता है, जो 5000 केल्विन पर बढ़कर के 95.5% तक पहुंच जाता है। उच्च उच्च एच बंद एंथैल्पी के कारण कक्ष ताप पर डाई हाइड्रोजन अपेक्षाकृत निष्क्रिय है, अतः विद्युत आर्क या पराबैंगनी विकिरणों द्वारा परमाणविक हाइड्रोजन का उत्पादन किया जाता है। चूंकि इसका एक कक्षक s1 इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के साथ अपूर्ण है, अतः यह लगभग सभी तत्वों के साथ संयोग करता है। डाई हाइड्रोजन अभिक्रियाओं में एक इलेक्ट्रॉन का परित्याग कर H+ देता है, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके H- आयन बनाता है। देखिए, इलेक्ट्रॉन का साझा करके एकल सहसंयोजक बंध बनाता है। डाई हाइड्रोजन का रसायन निम्नलिखित अभिक्रियाओं द्वारा स्पष्ट किया जाता है। तो वो कौन कौन सी अभिक्रिया वो देखेंगे आप। तो सबसे पहली रिएक्शन है हैलोजन के साथ अभिक्रिया। हैलोजन के साथ किस प्रकार अभिक्रिया करती है, डाई हाइड्रोजन हैलोजन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन हैलाइड बनाता है। देखिए HX हाइड्रोजन प्लस X2 से मिलकर के बनाएगा HX। देखिए हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन से मिलकर के बनाएगा ट्वाइस ऑफ एसिल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल X फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि फ्लोरीन की अभिक्रिया अंधेरे में भी हो सकती है और आयोडीन के साथ उत्प्रेरक की आवश्यकता पड़ती है। सबसे अधिक रिएक्शन करता है फ्लोरीन, फिर क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, सबसे कम रिएक्टेंट होता है आयोडीन। अब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया, डाई ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन की। तो क्या होता है दोस्तों, डाई ऑक्सीजन के साथ ये किस प्रकार से अभिक्रिया करता है, अब हम इसको देखेंगे। तो ये डाई ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके जल बनाता है। ये अभिक्रिया प्रबल ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक है। देखिए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर के बनाएंगे उत्प्रेरक अथवा ताप की उपस्थिति में जल बनाएंगे, और इसमें जो ऊष्मा निकलती है वो होती है -285.9 किलोजूल प्रति मोल। माइनस बताता है कि अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है, प्लस होता है तो ऊष्माशोषी, माइनस होता है ऊष्माक्षेपी। अब डाई नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया, डाई नाइट्रोजन के साथ अभिक्रिया करके अमोनिया बनाती है, और इसको आप बोलते हैं, ये प्रक्रम तो हम सभी लोग जानते हैं, जिसको आप हैबर प्रक्रम कहते हैं। हाइड्रोजन गैस प्लस नाइट्रोजन गैस मिलकर के बनाएंगे 673 केल्विन तापमान और 200 एटीएम दाब पर आयरन उत्प्रेरक की उपस्थिति में अमोनिया। इसके लिए जो अभिक्रिया की एंथैल्पी है वो है माइनस के 1 में 0.6 किलो जूल प्रति मोल, यानी कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया ये भी है। अमोनिया को व्यापारिक मात्रा में इस विधि से हावर प्रक्रम द्वारा बनाया जाता है, जिसको आप हावर या हैवर प्रक्रम बोलते हैं। अब धातुओं के साथ हाइड्रोजन की अभिक्रिया देखिए, डाई हाइड्रोजन उच्च ताप पर कई धातुओं के साथ अभिक्रिया करके संगत हाइड्राइड देता है, और इसको आगे हम 9.5 अनुभाग में पढ़ेंगे। हाइड्रोजन गैस देखिए धातु के साथ रिएक्शन करके हाइड्राइड बनाएगी, जहां M एक क्षारीय धातु है। क्षारीय धातु यानी कि पहले वर्ग, सोडियम, पोटेशियम आदि। धातु आयन तथा धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया देखिए, डाई हाइड्रोजन कुछ धातु आयनों को जलीय विलयन तथा उनके धातु आयन आयरन से कम क्रियाशील ऑक्साइड से अभिक्रिया करके संगत धातु में अपचयित कर देता है। तो ये देखना पड़ेगा आपको कि हाइड्रोजन जो आपकी सक्रियता श्रेणी है उसमें कहाँ पर आता है। उसके जितने भी उससे नीचे वाले तत्व हैं उनको क्या कर सकता है, वो अपचयित कर सकता है, ऊपर वालों को नहीं कर सकता। हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम क्या करता है, देखिए ये पैलेडियम सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ H प्लस एक, बस देखिए पैलेडियम का इसने क्या किया, अपचयन कर दिया। हाइड्रोजन ने देखिए ट्वाइस ऑफ बाय ऑफ H2 गैस प्लस MXOY से XM प्लस बाय H2 लिक्विड। तो ये आपकी धातुओं के साथ अभिक्रिया हो गई। अब कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया, हाइड्रोजन किस प्रकार से कार्बनिक यौगिकों के साथ अभिक्रिया करता है। तो देखिए, उत्प्रेरकों की उपस्थिति में डाई हाइड्रोजन कार्बनिक यौगिकों से अभिक्रिया करके कई महत्वपूर्ण औद्योगिक हाइड्रोजनीकृत उत्पाद बनाती है। उदाहरणार्थ देखिए, वनस्पति तेलों को निकल उत्प्रेरक की उपस्थिति में हाइड्रोजनीकरण कराने पर खाद्य वसा, जिसको आप मार्गरीन तथा वनस्पति घी प्राप्त होता है। ओलिपिन का हाइड्रोफॉर्मिलीकरण कराने पर हमको एल्डिहाइड प्राप्त होता है, जो आगे अल्कोहल में अपचयित हो जाता है। किस प्रकार से, देखिए हाइड्रोजन कार्बन मोनोऑक्साइड साथ में RCH डबल बॉन्ड CH2 यानी एल्कीन है, एल्कीन ने बना लिया आपके एल्डिहाइड। देखिए, इस एल्डिहाइड की फर्दर रिएक्शन कराई गई आपके हाइड्रोजन के साथ में आगे, तो ये इसने बना लिया आपके अल्कोहल। तो ये क्या है, अपचयन अभिक्रियाएं। एल्कीन क्या बना लेगा, आपके एल्डिहाइड, एल्डिहाइड बना लेगा अल्कोहल। अब आगे प्रश्न पूछा गया कि निम्नलिखित में से डाई हाइड्रोजन की अभिक्रिया पर टिप्पणी कीजिए। क्या करेगा जब डाई हाइड्रोजन इनसे रिएक्शन करेगा, क्लोरीन से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। देखिए, डाई हाइड्रोजन क्लोरीन को क्लोराइड Cl- साइन में अपचयित करती है तथा स्वयं क्लोरीन द्वारा ऑक्सीकृत होकर के हाइड्रोजन आयन H प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड के रूप में बनाती है, एवं हाइड्रोजन एवं क्लोरीन के मध्य एक इलेक्ट्रॉन युग्म का साझा होकर के एक सहसंयोजक अणु बनता है। ये बात सही है। जब आप डाई हाइड्रोजन की रिएक्शन कराएंगे तो क्लोरीन के साथ में, तो ये बना लेगा आपके HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सोडियम के साथ में इसकी रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम प्लस हाइड्रोजन ये रिएक्शन करके बना लेंगे आपके सोडियम हाइड्राइड NaH ट्वाइस ऑफ NaH।
देखिए डाई हाइड्रोजन सोडियम के साथ सोडियम के द्वारा अपचयित होकर के सोडियम आयोडाइड बनाता है एवं एक इलेक्ट्रॉन सोडियम से हाइड्रोजन पर स्थानांतरित होकर के आयनिक Na+H- का निर्माण करता है, जो कि आपके आयनिक होता है। सेकेंड है कॉपर के साथ रिएक्शन, डाई हाइड्रोजन कॉपर के साथ रिएक्शन करके क्या करेगी, देखिए डाई हाइड्रोजन कॉपर सेकेंड ऑक्साइड को कॉपर की शून्य ऑक्सीकरण अवस्था में उपचयित कर देती है। देखिए कॉपर सेकेंड ऑक्साइड यानी कि ये बोल रहा है, देखिए जो कॉपर ऑक्साइड है कुछ इस प्रकार से है Cu2O, मतलब कि CuO कॉपर ऑक्साइड है, इसकी रिएक्शन करा रहे हैं आप हाइड्रोजन के साथ में, तो ये क्या करेगा, इसको कॉपर में बदल देगा और साथ में बनाएगा आपके जल। तो इस प्रकार से क्या करता है, ये कॉपर के साथ में क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है। देखिए जो क्या है, इस प्रकार से अब हाइड्रोजन के अनुप्रयोग पढ़ेंगे हम, डाई हाइड्रोजन के अनुप्रयोग, ये किस किस काम आती है। तो डाई हाइड्रोजन का एकल वृहद अनुप्रयोग अमोनिया के संश्लेषण में होता है। देखिए अमोनिया का निर्माण होता है, अमोनिया से हम खाद बनाते हैं। जो नाइट्रिक अम्ल तथा नाइट्रोजनी उर्वरक उत्पादन में काम में आती है, नाइट्रिक अम्ल और उर्वरक यानी कि खाद। अब डाई हाइड्रोजन का उपयोग बहु असंतृप्त वनस्पति तेलों जैसे कि सोयाबीन, बिनोला आदि से वनस्पति वसा के उत्पादन में होता है, यानी कि वनस्पति घी जिसको आप डालडा कहते हैं वो बनाया जाता है। डाई हाइड्रोजन का उपयोग अनेक कार्बनिक रसायनों की मुख्यतः मेथेनॉल के उत्पादन में होता है। तो मेथेनॉल बनाने के लिए क्या करते हैं, आप डाई हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं। देखिए कार्बन मोनोऑक्साइड गैस साथ में हाइड्रोजन गैस कोबाल्ट उत्प्रेरक की उपस्थिति में आपको मेथेनॉल प्राप्त होता है और डाई हाइड्रोजन का उपयोग धात्विक हाइड्राइड के निर्माण में होता है। इसके बारे में आगे हम 9.5 वाले सेक्शन में पढ़ेंगे। डाई हाइड्रोजन का उपयोग अति उपयोगी रसायन जैसे कि हाइड्रोजन क्लोराइड यानी कि HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के निर्माण में होता है। आगे बोला गया है कि धातु कर्म प्रक्रमों में डाई हाइड्रोजन का उपयोग भारी धातु ऑक्साइडों को धातु में अपचयित करने में होता है। हाँ ये बात सही है। परमाणविक हाइड्रोजन तथा ऑक्सी हाइड्रोजन टॉर्च का उपयोग कर्तन तथा वेल्डिंग में होता है। परमाणविक हाइड्रोजन परमाणु जो विद्युत आर्क की सहायता से डाई हाइड्रोजन के वियोजन से बनते हैं का पुनर्संयोग वेल्डिंग की जाने वाली धातुओं की सतह पर लगभग 4000 केल्विन तक ताप पैदा कर देता है। डाई हाइड्रोजन का उपयोग अंतरिक्ष अनुसंधानों में रॉकेट ईंधन के रूप में किया जाता है। देखिए जो आपके स्पेस स्टेशन पर यान भेजे जाते हैं उसमें क्या किया जाता है, रॉकेट का ईंधन डाई हाइड्रोजन की सहायता से उसके यूज में लिया जाता है। डाई हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन सेलों में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। परंपरागत जीवाश्म ईंधन और विद्युत शक्ति की तुलना में डाई हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन के रूप में करने से अनेक लाभ होते हैं। यह ईंधन प्रदूषण मुक्त होता है, ठीक है, और पेट्रोल तथा अन्य ईंधन की तुलना में इकाई द्रव्यमान से अधिक ऊर्जा मुक्त करता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे हाइड्राइड। हाइड्राइड क्या होते हैं, देखिए डाई हाइड्रोजन विभिन्न परिस्थितियों में यानी कि निश्चित परिस्थितियों में उत्कृष्ट गैसों के अलावा लगभग सभी तत्वों के साथ संयोग करके द्विअंगी यौगिक बनाता है, जिन्हें आप हाइड्राइड कहते हैं। अगर ई किसी तत्व का प्रतीक है तो हाइड्राइड को आप EHX कुछ भी हो सकता है, 1 2 कुछ भी। उदाहरण स्वरूप MgS2 इसको बोलेंगे आप मैग्नीशियम हाइड्राइड, या EMHN, मतलब यहाँ पर M आएगा यहाँ N आएगा। M और N क्या हो सकते हैं, कोई भी प्राकृत संख्या। उदाहरण स्वरूप B2H6 इसको बोलेंगे आप बेरियम हाइड्राइड द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। उदाहरण हाइड्राइडों को 3 विभिन्न श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहला होता है आयनिक या लवणीय या लवण समान हाइड्राइड, जिसको आप इंग्लिश में बोलते हैं सैलाइन हाइड्राइड। सेकंड है सहसंयोजक या फिर आणविक, इसको आप बोलते हैं मोलिकुलर हाइड्राइड। और थर्ड होता है आपके, वो होता है धात्विक या फिर अरस समीकरण मितीय हाइड्राइड, जिसको बोलेंगे नॉन स्टाइकोमेट्रिक हाइड्राइड। सबसे पहले वालों को पढ़ते हैं आप, आयनिक हाइड्राइड या फिर लवणीय हाइड्राइड। ये होते क्या होते हैं, देखिए एस ब्लॉक के जो अधिकांश तत्व होते हैं वो क्या करते हैं, आप किस प्रकार के हाइड्राइड बनाते हैं। तो एस ब्लॉक के अधिकांश तत्व जो उच्च विद्युत धनीय प्रकृति के होते हैं डाई हाइड्रोजन के साथ रस समीकरण मितीय यौगिक यानी कि स्टाइकोमेट्रिक यौगिक बनाते हैं। यद्यपि हल्के धात्विक हाइड्राइड जैसे लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड तथा मैग्नीशियम हाइड्राइड में सार्थक सहसंयोजक गुण पाया जाता है। कारण क्या है, यहाँ पर वो हम पढ़ेंगे पजान का नियम, उसकी वजह से ये गुण पाया जाता है। हमने इसको पढ़ चुके हैं। वस्तुतः लिथियम हाइड्राइड, बेरिलियम हाइड्राइड तथा मैग्नीशियम हाइड्राइड में सहसंयोजी बहुलक संरचना होती है। आयनिक हाइड्राइड ठोस अवस्था में क्रिस्टलीय होते हैं, अवाष्पशील तथा ठोस अवस्था में अचालक होते हैं। तथापि क्षार धातुओं के गलित हाइड्राइड विद्युत का चालन करते हैं। देखिए गलित ठोस अवस्था में नहीं करते लेकिन गलित करते हैं, और विद्युत अपघटन द्वारा डाई हाइड्रोजन एनोड पर मुक्त होती है, जो हाइड्राइड यानी कि H- आयन के अस्तित्व की पुष्टि करता है। इस बात को याद कर लीजिए। देखिए हाइड्राइड आयन का क्या करेंगे, गलित अवस्था में विद्युत अपघटन कराएंगे तो ये एनोड पर क्या करता है, हमको हाइड्रोजन गैस देता है और साथ में 2 इलेक्ट्रॉन। लवणीय हाइड्राइड जल के साथ विस्फोटीय रूप से अभिक्रिया करके डाई हाइड्रोजन गैस देते हैं, विस्फोटक रूप से, यानी कि बहुत तीव्र अभिक्रिया करता है। तो आप देख सकते हैं सोडियम हाइड्राइड सॉलिड होता है, जिसकी रिएक्शन कराएंगे जल के साथ में तो ये बनाएगा NaOH और साथ में हाइड्रोजन गैस, और ये बहुत ही क्या होती है, विस्फोटक अभिक्रिया होती है।
लिथियम हाइड्राइड साधारण ताप पर ऑक्सीजन एवं क्लोरीन के साथ अक्रियाशील है, अतः इसका उपयोग अन्य उपयोगी हाइड्राइड बनाने में किया जाता है। उदाहरण स्वरूप लिथियम हाइड्राइड और साथ में एल्यूमिनियम क्लोराइड से रिएक्शन कराएंगे तो आपको बनेगा लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और साथ में 6 ऑफ LeCl। लिथियम हाइड्राइड की रिएक्शन कराएंगे आप B2H6 के साथ में तो आपको बनेगा लिथियम बोरोहाइड्राइड। जब आप अब हम पढ़ेंगे सहसंयोजक या फिर आणविक हाइड्राइड के बारे में। देखिए डाई हाइड्रोजन अधिकांशतः पी ब्लॉक के तत्वों के साथ संयुक्त होकर के आणविक यौगिक बनाती है। इसके कुछ सुपरिचित उदाहरण आ जाएंगे आपके मेथेन, अमोनिया, जल तथा HF। सुविधा के लिए धातुओं अधातुओं के हाइड्रोजन यौगिकों को भी हाइड्राइड माना गया है। सहसंयोजक होने के कारण ये बाष्पशील यौगिक है। आणविक हाइड्राइड का पुनः वर्गीकरण उनके लुईस संरचना यानी कि लुईस स्ट्रक्चर के सापेक्षिक इलेक्ट्रॉनों की संख्या तथा अवंधों की संख्या पर किया जाता है। तो आणविक हाइड्राइड 3 तरह के होते हैं: इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध और इलेक्ट्रॉन समृद्ध, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज एंड इलेक्ट्रॉन रिच। तो देखिए 3 तरह के होते हैं ये। तो सबसे पहले पढ़ेंगे अपन इलेक्ट्रॉन न्यून हाइड्राइड। जैसा कि नाम से पता चलता है परंपरागत लुईस संरचना के लिए इनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? अपर्याप्त होती है, सीधी बात है। इसको उदाहरण आ जाएगा डाइबोरेन B2H6 है। वस्तुतः आवर्त सारणी के 13वें वर्ग के सभी तत्व इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक बनाते हैं। आप इनके व्यवहार से क्या अपेक्षा रखते हैं? ये लुईस अम्ल की भांति कार्य करते हैं। बात तो सही है, उनमें इलेक्ट्रॉनों की कमी है तो वो इलेक्ट्रॉन लेना पसंद करेंगे क्योंकि उनका जो अष्टक है वो पूरा नहीं है, इसलिए ये लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करती हैं। ये इलेक्ट्रॉन ग्राही होते हैं। अब पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन परिशुद्ध हाइड्राइड। परंपरागत लुईस संरचना के लिए आवश्यक इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। इनमें क्या जो इलेक्ट्रॉन पूरे के पूरे होते हैं जितने चाहिए। आवर्त सारणी के 14वें वर्ग के सभी तत्व इस प्रकार के यौगिक बनाते हैं, जैसे कि मेथेन जो चतुष्फलकीय ज्यामिति के होते हैं। इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन समृद्ध हाइड्राइड इलेक्ट्रॉन के अधिक के एकांक के इलेक्ट्रॉन के रूप में उपस्थित होते हैं। आवर्त सारणी के 15वें से 17वें वर्ग तक के इस प्रकार के यौगिक बनाते हैं। देखिए अमोनिया में एकाकी युग्म, H2O में 2 तथा HF में 3 एकाकी युग्म होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं इनकी संरचना आप सभी ने देख चुके हैं कि अमोनिया की संरचना किस प्रकार की होती है। देखिए अमोनिया में क्या होता है, यहाँ पर आपके एक एकाकी युग्म होता है। देखिए जल में क्या होता है, आपके जो ऑक्सीजन होती है उसके ऊपर 2 एकाकी युग्म होते हैं, एक यहाँ पर और एक ये। और जब आप HF देखेंगे तो फ्लोरीन के ऊपर क्या होते हैं, 3 एकाकी युग्म होते हैं, 1, 2 और 3। तो इस प्रकार से इनकी जो संरचना होती है वो होती है। तो आप समझ गए होंगे किस प्रकार से होती हैं। देखिए आप इनके व्यवहार से क्या अपेक्षा रखते हैं। देखिए ये लुईस क्षार के रूप में व्यवहार करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। उच्च विद्युत ऋणात्मकता वाले परमाणु जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन के हाइड्राइड पर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने के कारण अणुओं में हाइड्रोजन बनता है, जिनके कारण अणुओं का संगुणन होता है। देखिए क्या आप ये अपेक्षा करते हैं कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन तथा फ्लोरीन के हाइड्राइडों के क्वथनांक उनके वर्ग के संगत सदस्यों के हाइड्राइडों से निम्न होते हैं? कारण बताइए। नहीं दोस्तों, क्या होता है, ये हाइड्रोजन आयन बनाते हैं। देखिए क्या होता है, अमोनिया, जल तथा HF के आणविक भारों के आधार पर इसके क्वथनांक संगत सदस्यों के हाइड्राइडों से कम होने चाहिए, परंतु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन की उच्च विद्युत ऋणता के कारण हाइड्राइडों में हाइड्रोजन बंध बनाने की क्षमता उल्लेखनीय है। अतः अमोनिया, हाइड्रोजन तथा HF के क्वथनांक उनके वर्ग के सदस्यों से क्या होते हैं, उच्च होते हैं, क्योंकि हाइड्रोजन बंध बनाते हैं और हाइड्रोजन बंध की वजह से इनमें क्या होता है, संगुणन होता है। अब इसके बाद हम पढ़ रहे हैं कि धात्विक या फिर असमीकरण मितीय या फिर अंतराकाशी हाइड्राइड क्या होते हैं, इसके बारे में देखिए। ये अधिकांशतः डी ब्लॉक तथा एफ ब्लॉक के तत्वों से बनते हैं। ये बात सही है कि हालांकि 7वें, 8वें तथा 9वें वर्ग की धातुएं इस प्रकार के हाइड्राइड नहीं बनाती। छठे वर्ग में केवल क्रोमियम ही CrH हाइड्राइड बनाता है। इस प्रकार के हाइड्राइड ऊष्मा एवं विद्युत के क्या होते हैं, देखिए ऊष्मा, इस प्रकार के जो हाइड्राइड होते हैं ऊष्मा एवं विद्युत का चालन करते हैं, किंतु उनकी चालकता क्या होती है, जनक धातु की तरह कार्यक्षम नहीं है, वो उतनी परफेक्ट नहीं होती। हाइड्रोजन की न्यूनता के कारण ये लवणीय हाइड्राइड के विषम ये हमेशा समीकरण मितीय होते हैं, यानी कि नॉन स्टाइकोमेट्रिक होते हैं। देखिए किस प्रकार से, उदाहरण स्वरूप आप देख सकते हैं LaH और इसमें जो हाइड्रोजन है वो कितनी है, 2.87 बाय BH 2.55, टाइटेनियम हाइड्राइड 1.5 से 1.8 के बीच में, जर्कोनियम हाइड्राइड 1.3 से 1.75 के बीच में, वेनेडियम जिसमें हाइड्रोजन, वेनेडियम हाइड्राइड में हाइड्रोजन 0.56। देखिए इस प्रकार से पैलेडियम आदि ऐसे हाइड्राइडों में स्थित संगठन का नियम लागू नहीं होता है। देखिए पूर्व में ये सोचा जाता था कि इन हाइड्राइडों के धातु जालक में हाइड्रोजन अंतराकाशी स्थिति ग्रहण करते हैं, जिसमें बिना किसी परिवर्तन की विकृति उत्पन्न होती है, फलते इन्हें अंतराकाशी हाइड्राइड कहा गया है। यद्यपि बाद के अध्ययन से स्पष्ट हुआ, देखिए इनको याद कीजिए कि निकल, पैलेडियम, सेरेमियम एवं
एक्टिनियम के हाइड्राइड को छोड़कर इस वर्ग के अन्य हाइड्राइड अपने जनक धातु की तुलना में भिन्न जालक रखते हैं। संक्रमण धातुओं पर हाइड्रोजन के अवशोषण के गुण को उत्प्रेरकीय अपचयन अथवा हाइड्रोजनीकरण अभिक्रियाओं द्वारा अनेक यौगिक बनाने में बृहद रूप में प्रयुक्त होता है। कुछ धातुएं जैसे कि पैलेडियम एवं प्लेटिनम हाइड्रोजन के बृहद आयतन को समायोजित कर सकती हैं, अतः इन्हें भंडारण माध्यम के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। हाइड्रोजन भंडारण एवं ऊर्जा स्रोत के रूप में इस गुण के प्रयोग की प्रबल संभावना है। उदाहरण 9.3 में आपसे पूछा गया क्या फास्फोरस बाय इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3s2 3p3 के आधार पर pH5 बनाएगा? क्या ये बनाएगा? देखिए, यद्यपि फास्फोरस +3 तथा +5 ऑक्सीकरण अवस्थाएं दर्शाता है तथापि ये pH5 नहीं बनाता। क्यों नहीं बनाता? कुछ अन्य तथ्यों के अतिरिक्त डाई हाइड्रोजन के उच्च डेल्टा ए तथा डेल्टा EGH आयनन एंथैल्पी और आयन और इलेक्ट्रॉन ग्रेड एंथैल्पी के मान फास्फोरस को सर्वोच्च ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करने तथा फलस्वरूप pH5 के विचलन का समर्थन नहीं करते। तो जो हाइड्रोजन की आयनन ग्रेड एंथैल्पी है और आपके जो आयनन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रॉन ग्रेड एंथैल्पी और आयनन एंथैल्पी ऐसा नहीं करने देते। जल, अब हम पढ़ेंगे जल के बारे में। तो जल ही जीवन है, हम सभी लोग जानते हैं जल। जल के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, सभी जीवों का एक बृहद भाग जल द्वारा निर्मित है और मानव शरीर में लगभग 65% एवं कुछ पौधों में लगभग 95% जल होता है, 95% तक जल होता है। जीवों को जीवित रखने के लिए जल एक महत्वपूर्ण यौगिक है। यह एक अति महत्वपूर्ण विलायक है। पृथ्वी की सतह पर जल का वितरण एक समान नहीं है। विश्व की आकलित जल आपूर्ति सारणी 9.2 में दी गई है। तो इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट जल ये है कि देखिए दोस्तों, आपका जो वायुमंडलीय जल वाष्प देखिए कितना है, 0.001, और नदियों का पानी देखिए 0.0001। तो आप एक बात कह सकते हैं कि जो नदियों में जो पानी है ना, वो आपके जो वायुमंडल में पानी है उससे कम है। इस बात को आप याद कर लीजिए। और विश्व का जो टोटल जल है उसका 97.33% क्या है, महासागरों में और खारी झीलों के अंदर 0.008। और देखिए, इतना पानी तो आपका जमा हुआ है 2.04%। देखिए, ध्रुवीय बर्फ, पोलराइज तथा हिमालयन ग्लेशियर्स के रूप में भौमजल कितना है आपके 0.61%, जो जमीन के अंदर है। झीलों में 0.009 और मृदा के अंदर देखिए कितना है 0.005, जो नदियों से भी ज़्यादा है, आप देख सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे जल के भौतिक गुण। जल क्या होता है कि यह एक रंगहीन तथा स्वादहीन द्रव है। देखिए, ना इसमें कोई रंग है ना ही स्वाद है। जल तथा भारी जल D2O के भौतिक गुण सारणी 9.3 में दिए गए हैं। संघनित प्रावस्था, द्रव तथा ठोस अवस्था में जल के असामान्य गुणों का कारण जल के अणुओं के बीच विस्तृत हाइड्रोजन बंधन का होना है। इस वर्ग के अन्य तत्वों के हाइड्राइड H2S तथा H2SE की तुलना में जल का उच्च हिमांक, उच्च क्वथनांक, उच्च वाष्पन, उच्च ऊष्मा, उच्च संलयन ऊष्मा का कारण हाइड्रोजन बंधन का होना है। इतने सारे कारणों का मतलब जो रीजन है उनका एक ही कारण है, वो है हाइड्रोजन बंधन है। अन्य द्रवों की तुलना में जल की विशिष्ट ऊष्मा, तापीय चालकता, पृष्ठ तनाव, द्विध्रुवागुण तथा परावैद्युतांक के मान उच्च होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण जीव मंडल में जल की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, भारी जल और नॉर्मल जल के अंदर आपको एक चीज इंपॉर्टेंट रखनी है, वो ये है कि जो इनका परावैद्युतांक है ना, परावैद्युतांक ज़्यादा किसका होना चाहिए था, भारी जल का, क्योंकि ये भारी है, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा होता है आपके नॉर्मल जल का। और बाकी की सारी चीज़ें हैं ना, वो आपके जो भारी जल है ना उसकी सबसे ज़्यादा पाई जाएंगी। देखिए 18, 20, 273, 274, केवल एक ही चीज़ है इसके अंदर जो परावैद्युतांक, वो है जो आपके नॉर्मल जल का ज़्यादा होता है भारी जल की अपेक्षा। तो इस बात को इम्पोर्टेंट है, इसको याद कर लीजिए आप। अब हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं कि जल की उच्च बाष्पन ऊष्मा तथा उच्च ऊष्माधारिता ही जीवों के शरीर तथा जलवायु, कौन कौन सी उच्च बाष्पन ऊष्मा तथा उच्च ऊष्माधारिता ही जीवों के शरीर तथा वायु जलवायु के सामान्य ताप को बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। वनस्पतियों एवं प्राणियों के उपापचय यानी कि मेटाबॉलिज्म में अणुओं के अभिगमन के लिए जल एक उत्तम विलायक का कार्य करता है। जल ध्रुवीय अणुओं के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है, जिससे सहसंयोजक यौगिक जैसे कि अल्कोहल तथा कार्बोहाइड्रेट यौगिक जल में विलय होते हैं। जल की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। देखिए, ये ऑक्सीजन के साथ में जल 104.5 डिग्री का कोण बनाता है ये और ये इसकी ध्रुवीय संरचना। और जब इसको आप देखेंगे तो इस प्रकार से जल की जो ऑर्बिटल संरचना है वो कुछ इस प्रकार की होती है, ये वाली। तो ये जल की बंकित संरचना, बैंड संरचना है। जल के अणु का द्विध्रुव के रूप में प्रदर्शन ये होता है, ये वाला। देखिए, गैस प्रावस्था में जल एक बंकित अणु है। गैसीय प्रावस्था में तो ये होता है बैंड वाला ये। और आवंत कोण तथा OH आवंत दूरी के मान क्रम से 104.5 डिग्री, ये तो आवंत कोण होता है। और जो दूरी होती है ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में होती है 95.7 पिकोमीटर है। जैसा कि चित्र 9.1 के में प्रदर्शित किया गया। अत्यधिक ध्रुवित अणु चित्र 9.1 में तथा चित्र 9.1 ग में जल के अणु में ऑर्बिटल अतिव्यापन दर्शाया गया है, आप देख सकते हैं।
अब हम आगे पढ़ते हैं कि जल का क्रिस्टलीय प्रारूप क्या है, बर्फ है, और वायुमंडलीय दाब पर बर्फ का क्रिस्टलीकरण षटकोणीय आकृति के रूप में होता है, परंतु न्यून ताप पर इसका संघनन घनीय आकृति के रूप में होता है। बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, फलतः बर्फ का टुकड़ा जल में तैरता है। तो बर्फ क्यों तैरती है? क्योंकि उसका घनत्व जल से कम होता है। शीतकाल में झीलों में पानी की सतह पर जमी बर्फ की सतह ऊष्मारोधन यानी कि थर्मल इंसुलेशन प्रदान करती है, जिससे जलीय जीवन सुरक्षित रहता है। यह तथ्य पारिस्थितिकी इकोलॉजिकल दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अब हम पढ़ेंगे बर्फ की संरचना। देखिए, बर्फ एक अति व्यवस्थित त्रिविमीय हाइड्रोजन आबंधित संरचना, हाईली ऑर्डर्ड थ्री डायमेंशनल हाइड्रोजन बॉन्डेड स्ट्रक्चर है, जिसे चित्र 9.2 में दर्शाया गया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से बर्फ होती है। इस प्रकार की बर्फ की जो संरचना होती है वो ऐसी होती है, मतलब कि इसको बहुत ही त्रिविमीय, बहुत ही अच्छी तरीके से सुसंयोजित होती है। एक्स किरणों द्वारा परीक्षण से पता चलता है कि बर्फ क्रिस्टल में ऑक्सीजन परमाणु 4 अन्य हाइड्रोजन परमाणुओं से 276 पिकोमीटर दूरी पर चतुष्फलकीय रूप से घिरा रहता है। हाइड्रोजन आबंध बर्फ में बृहद और छिद्रयुक्त एक प्रकार की खुली संरचना बनाते हैं। ये छिद्र उपयुक्त आकार के कुछ दूसरे अणुओं को अंतराकाश में ग्रहण कर सकते हैं। तो ये आपकी बर्फ की संरचना आ गई। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे जल के रासायनिक गुण। देखिए, जल के रासायनिक गुण क्या क्या होते हैं अब हम पढ़ेंगे। जल अनेक पदार्थों के साथ अभिक्रिया करता है। कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रिया निम्नलिखित हैं। उभयधर्मी प्रकृति, जल अम्ल तथा क्षार दोनों, अम्ल तथा क्षार यानी कि दोनों रूपों में व्यवहार करता है, अतः यह उभयधर्मी है। ब्राउनस्टेड अवधारणा के संदर्भ में जल अमोनिया के साथ अम्ल के रूप में तथा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ क्षार के रूप में कार्य करता है। तो दोनों की दोनों रिएक्शन आपको दे रखी है कि जल किस प्रकार से कार्य करता है। जब ये अमोनिया से रिएक्शन करेगा तो देखिए आपके बना लेगा अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जब आपके H2S के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये बना लेगा आपके सल्फ्यूरिक अम्ल बना लेता है। जल के स्वतः प्रोटो अपघटन स्वतः आयनन को निम्नलिखित रूप में प्रदर्शित किया जा सकता है। जब जल, देखिए किस प्रकार से होता है, H3O+ और OH-। ये अम्ल, इसके अम्ल के संयुक्त संयुग्मी क्षार, ये क्षार इसके संयुक्त संयुग्मी अम्ल। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे जल की अपचय औपचन अभिक्रिया यानी कि जल की रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है। देखिए, उच्च विद्युत धनीय धातुओं द्वारा जल आसानी से डाइहाइड्रोजन में अपचयित हो जाता है। जल, और यहाँ पर क्या है, सोडियम जो कि उच्च विद्युत धनीय है, ये क्या करेगी, इसके साथ में सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी, साथ में हाइड्रोजन गैस। अतः यह अभिक्रिया हाइड्रोजन के प्रमुख स्रोत के रूप में उपयोगी है। अब देखिए, यहाँ से जेईई मेन और नीट में प्रश्न आया था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में जल ऑक्सीजन में ऑक्सीकृत होता है। प्रश्न ये पूछा गया था कि प्रकाश संश्लेषण में जल का क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है या फिर अपचयन होता है। तो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्शन करती है जल के साथ में, जिससे आपको मिलता है ग्लूकोज, और साथ में मिलता है पानी, साथ में ऑक्सीजन गैस निर्मुक्त होती है। देखिए, फ्लोरीन द्वारा भी H2O का ऑक्सीजन में ऑक्सीकरण होता है। फ्लोरीन जल के साथ रिएक्शन करके बनाती है HF और साथ में ऑक्सीजन गैस देती है, तो यानी ये जल का ऑक्सीकरण कर देती है। जल अपघटन अभिक्रिया, जल का प्रवैधुतांक को छूने के कारण इसमें प्रबल जल योजन गुण पाया जाता है। यह अनेक आयनिक यौगिकों को घोलने में सक्षम है, फलस्वरूप कुछ आयनिक तथा सहसंयोजी यौगिक जल यौगिकों का जल अपघटन हो जाता है। जल अपघटन का मतलब होता है किसी भी चीज़ को जल में घुलना, जल में घुलने पर वो टूट जाए, तो वो होता है जल अपघटन। आप देख सकते हैं जल अपघटन। जल अपघटन में देखिए फास्फोरस ऑक्साइड की रिएक्शन कराई जा रही है जल के साथ में, तो ये बना लेगा आपके फॉस्फोरिक अम्ल। सिलिकॉन क्लोराइड की रिएक्शन कराई जा रही है जल के साथ में, तो ये बना लेगा सिलिकॉन ऑक्साइड और साथ में HCl। N3- की रिएक्शन कराई जा रही है जल के साथ में, तो ये बना लेगा अमोनिया और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन। एक बस देखिए, हाइड्रेट विरचन, जलीय विलयन से अनेक लवण जल योजित लवण के रूप में क्रिस्टलीकृत किए जा सकते हैं। जल का संगुणन विभिन्न प्रकार से होता है। उपचय संयोजित जल, उपचय संयोजित जल का मतलब है कि आपके जो उपचय संयोजक यौगिक है उसके अंदर जल पाया जाएगा। देखिए, क्रोमियम H2O का ऑल 6 3+ ट्राइसोप्सियल माइनस, यानी क्रोमियम के लिए जो जल है वो लिगेंड का कार्य कर रहा है। अंतराकाशी जल होता है जब धातु के अंतराकाश में जल फंस जाता है, उदाहरण स्वरूप बेरियम क्लोराइड .2H2O। और हाइड्रोजन आबंधी जल, यहाँ से जेईई मेन 2019 में प्रश्न आया था कि कॉपर सल्फेट .5H2O में हाइड्रोजन आबंधन के रूप में जल के कितने अणु पाए जाते हैं, तो वो एक अणु पाया जाता है। देखिए, 4 अणु इसके क्या हैं, आपके जो 4 वो हैं उपचय संयोजी जल, और एक अणु आपके हाइड्रोजन आबंधन में पाया जाता है, और ये आपके यहाँ पर दे भी रखा है, ये रहा। यहाँ से जेईई मेन में प्रश्न आ चुका है 2019 में। कॉपर सल्फेट .5H2O में कितने अणु जल अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित हैं। हल, देखिए, केवल जल का एक अणु जो बड़े कोष्ठक के बाहर सह संयोजक क्षेत्र है हाइड्रोजन बंध द्वारा संगुणित है। जल के शेष 4 अणु उपसह संयोजित हैं। तो इस क्षेत्र में आप देखेंगे
केवल ये वाला अणु ही आपके क्या है, हाइड्रोजन बंध द्वारा बंध देते हैं, बाकी क्या है, उपसय संयोजी जल है। अब हम पढ़ते हैं कठोर जल एवं मृदु जल। कठोर जल क्या होता है, मृदु जल क्या होता है। तो दोस्तों जब हम नदी पर नहाने जाते हैं तो आप देखते हैं कि जो झाग होते हैं वो झाग नहीं बनते हैं साबुन के अंदर, लेकिन डिटर्जेंट में बन जाते हैं। उसका जो मेन रीज़न है वो है कठोर एवं मृदु जल की वजह से है। देखिए सामान्यतः वर्षा का जल लगभग शुद्ध होता है। वायुमंडल की कुछ विलयशील गैसें घुली हो सकती हैं। जब जल पृथ्वी की सतह पर बहता है तब इसका अस्तित्व उत्तम विलायक के रूप में होता है। यह कई लवणों को घोल लेता है। जल में उपस्थित विलयशील कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण जो हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्लोराइड तथा सल्फेट के रूप में रहते हैं उसकी कठोरता के कारण होते हैं। कठोर जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है। विलयशील कैल्शियम तथा मैग्नीशियम लवण से मुक्त जल को मृदु जल, सॉफ्ट वाटर कहते हैं, जिसमें कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के लवण नहीं होते, वो है आपके सॉफ्ट वाटर, मृदु जल, पीने योग्य पानी। मृदु जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है। कठोर जल साबुन के साथ मल, फेन या अवक्षेप देता है। साबुन जिसमें क्या होता है, सोडियम स्टीरेट, उसका सूत्र C17H35 COO होता है। कठोर जल के साथ अभिक्रिया करके देखिए साबुन क्या करता है, कैल्शियम तथा मैग्नीशियम स्टीरेट के रूप में अवक्षेपित हो जाता है। तो देखिए ये रहा आपके सोडियम स्टीरेट। ये सोडियम स्टीरेट इसने रिएक्शन किया आपके साबुन के साथ में। साबुन में पाया जाता है कैल्शियम, जो कठोर जल होते हैं उनमें पाया जाता है सोडियम या फिर क्या होता है कोई भी मैग्नीशियम, उस कैल्शियम या मैग्नीशियम उसके साथ में ये रिएक्शन करके बना लेता है। देखिए यहाँ पर ये आपके कैल्शियम स्टीरेट या फिर मैग्नीशियम स्टीरेट और साथ में सोडियम के दो आयन आपके मुक्त हो जाते हैं। एम क्या है यहाँ पर, कैल्शियम या मैग्नीशियम। अतः कठोर जल धुलाई के लिए उपयुक्त नहीं है। ये भाप क्वथित यानी कि स्टीम बॉयलर के लिए भी हानिकारक है, क्योंकि पपड़ी के रूप में इसमें लवण जम जाते हैं, जिससे भाप क्वथित्र की दक्षता में कमी आ जाती है। जल की कठोरता दो प्रकार की होती है, एक तो होती है अस्थायी कठोरता, सेकंड आती है स्थायी कठोरता। अस्थायी कठोरता क्या होती है, स्थायी कठोरता जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के हाइड्रोजन कार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होती है। क्या होता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी कि बाई कार्बोनेट HCO3-। जल की अस्थायी कठोरता निम्नलिखित विधियों द्वारा दूर की जा सकती है। सबसे पहली विधि है उबालना। उबालने की प्रक्रिया में मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एवं देखिए मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट एवं कैल्शियम बाइकार्बोनेट के क्या है, विलयशील लवण क्रमशः अविलयशील मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड तथा कैल्शियम कार्बोनेट में परिवर्तित हो जाते हैं। तो यहाँ से भी जेईई मेन में प्रश्न आया था। देखिए क्या आया था, वो ये आया था कि जब मैग्नीशियम कार्बोनेट को आप उबालेंगे तो यहाँ पर क्या क्या बनेगा, यहाँ बनेगा आपके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट क्यों नहीं बन रहा, क्योंकि जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट को उबाला जा रहा है तो आपके बन रहा है कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में जल और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन इसमें मैग्नीशियम कार्बोनेट क्यों नहीं बन रहा। उसका कारण है ये देखिए कि मैग्नीशियम कार्बोनेट की तुलना में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की विलेयता गुणनफल उच्च होता है। अतः मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाता है। इस अवक्षेप को छानकर अलग कर लिया जाता है, प्राप्त क्षनिति मृदु जल है। तो यहाँ से आपके जेईई मेन 2020 में प्रश्न आया था कि जब मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को आप गर्म करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या फिर मैग्नीशियम कार्बोनेट। तो दोस्तों इसका आंसर है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, क्योंकि क्या होता है, मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड होता है उसकी तुलना में मैग्नीशियम कार्बोनेट क्या होता है, विलेयता गुणनफल उच्च होता है। क्लार्क विधि, अब क्लार्क का मेथड। क्लार्क विधि क्या होती है दोस्तों, समझेंगे आप। इस विधि में बुझे चूने की परिकलित मात्रा कठोर जल में मिला दिया जाता है, फलतः कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाता है, इसे छानकर अलग कर लिया जाता है। देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन कराएंगे चूने के पानी के साथ में, इससे बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में जल। लेकिन मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की रिएक्शन करेंगे चूने के पानी में तो यहाँ बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड और साथ में जल। यहाँ पर भी मैग्नीशियम कार्बोनेट नहीं बनेगा। तो ये दोनों रिएक्शन जेईई मेन 2020 में आई थी, इसको आप याद कर लीजिए, यहाँ से फिर से प्रश्न आ सकता है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे स्थायी कठोरता। अब जल की स्थायी कठोरता क्या होती है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। स्थायी कठोरता वो होती है जिसको आप उबाल करके दूर नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की कठोरता जल में विलयशील कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट के रूप में घुले रहने के कारण होती है। या तो क्लोराइड घुलेंगे या फिर सल्फेट घुले रहेंगे या फिर दोनों घुले रहेंगे, उसकी वजह से स्थायी कठोरता होती है। यह स्थायी कठोरता उबालने से दूर नहीं की जा सकती है, इसे निम्नलिखित विधियों द्वारा दूर किया जा सकता है। और वो कौन कौन सी विधियाँ पढ़ेंगे। पहली विधि है धोवन सोडा यानी कि सोडियम कार्बोनेट के उपचार से। तो धोवन सोडा कठोर जल में विलयशील कैल्शियम एवं मैग्नीशियम क्लोराइड तथा सल्फेट के साथ अभिक्रिया करके अविलयशील कार्बोनेट बनाता है।
देखिए सोडियम या फिर मैग्नीशियम, यहाँ पर कैल्शियम या फिर मैग्नीशियम के क्लोराइड उनकी रिएक्शन कराएंगे आप सोडियम कार्बोनेट के साथ में, तो ये बनाने का MCO3 और साथ में ट्वाइस ऑफ NaCl। M क्या है, मैग्नीशियम या कैल्शियम में से कुछ भी एक धातु है, या फिर सल्फेट भी बोले रहेंगे तो आपके सोडियम कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करेगा, ये बना लेगा M कार्बोनेट और साथ में सोडियम सल्फेट। तो आप देख सकते हैं M क्या है यहाँ पर, मैग्नीशियम है फिर कैल्शियम। अब कैलगोन की विधि, कैलगोन का सूत्र क्या होता है आप देखिए, सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट, इसको बोलते हैं आप Na6P6O18, Na6P6O18 को व्यापारिक रूप में कैलगोन कहते हैं। जब ये कठोर जल में मिलाया जाता है तो निम्नलिखित अभिक्रिया देता है। कैलगोन से भी एक बार जेईई में प्रश्न आया था कि कैलगोन किस प्रकार से कठोर जल को शुद्ध करता है, उसके बारे में। देखिए कैलगोन की रिएक्शन कराइए, कैलगोन टूट जाता है सोडियम प्लस में और साथ में Na4P6O18 की जो 2 माइनस में। जब ये आपकी रिएक्शन करता है तो क्या करता है, देखिए जो धातु होती है, कोई भी धातु होगी यहाँ पर M क्या होगा आपके मैग्नीशियम में कैल्शियम, उसको क्या करता है अपने अंदर ले लेता है, देखिए इसने ले लिया और साथ में सोडियम लवण मुक्त कर देता है। अब होता क्या है देखिए, ये ऋणायन संकुल मैग्नीशियम +2 एवं कैल्शियम +2 आयन को विलयन में रखता है, क्या करता है ये अपने खुद के विलयन में ले लेता है। तीसरी विधि है आयन विनिमय विधि, इसको बोलेंगे आप आयन एक्सचेंज मेथड। इस विधि को जियोलाइट या फिर परम्यूटेड विधि भी कहते हैं, यानी कि जलयुक्त सोडियम एल्यूमिनोसिलिकेट NaAlSiO4.3H2O को ये जियोलाइट या परम्यूटेड कहलाता है। सरलता के लिए सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट को NaZ भी लिख सकते हैं। कठोर जल में इसके मिलाने पर निम्नलिखित अभिक्रिया विनिमय अभिक्रिया होती है। ट्वाइस ऑफ सोडियम जियोलाइट प्लस M+2 एक्वस, ये बनाता है आपके MZ2 सॉलिड और साथ में ट्वाइस ऑफ Na प्लस एक्वस, ये बनाएगा M क्या है यहाँ पर मैग्नीशियम में कैल्शियम। परम्यूटेट या जियोलाइट में से जब सारा सोडियम पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तब जलीय सोडियम क्लोराइड विलयन द्वारा उपचार कराकर इसका पुनः प्रयोग करने के लिए पुनर्जनन डीजनरेशन कर लिया जाता है। क्या होता है देखिए MZ2 ये रहा आपके, इसकी रिएक्शन कराएंगे आप नमक के साथ में सोडियम क्लोराइड के साथ में, तो ये बनेगा सोडियम जियोलाइट और साथ में MCl2 एक्वस। चौथी विधि है संश्लेषित रेजिन, रेजिन की विधि। आजकल कठोर जल का मृदुकरण मुख्य रूप से संश्लेषित धनायन विनिमय द्वारा किया जाता है। यह विधि जियोलाइट की तुलना में अधिक दक्ष है। धनायन विनिमय रेजिन सल्फ SO3H समूह युक्त वृहद कार्बनिक अणु होते हैं तथा जल में अविलेय होते हैं। आयन विनिमय रेजिन RSO3H को NaCl से उपचार करके RNA में परिवर्तित किया जाता है। रेजिन सोडियम प्लस आयन का जल में उपस्थित कैल्शियम प्लस एवं मैग्नीशियम +2 आयन से विनिमय करके कठोर जल को मृदु बना देता है। जहाँ R रेजिन ऋणायन है, ट्वाइस ऑफ RNA सॉलिड प्लस M+2 एक्वस, ट्वाइस ऑफ RM सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ Na प्लस एक्वस। उसने कहा कि रेजिन का पुनर्जनन उसने कहा कि रीजनरेशन सोडियम क्लोराइड विलयन मिलाकर किया जाता है। जल को उत्तरोत्तर सक्सेसिवली धनायन विनिमय H+ आयन के रूप में तथा ऋणायन विनिमय को H- के रूप में रेजिन से प्रवाहित करने पर शुद्ध विखनिजित यानी कि डीमिनरलाइज तथा विआयनित जल प्राप्त किया जाता है। देखिए किस प्रकार से प्राप्त किया जाता है, देखिए ट्वाइस ऑफ RH सॉलिड M+2 एक्वस, Mr2 सॉलिड प्लस ट्वाइस ऑफ H+ एक्वस। धनायन विनिमय के इस प्रक्रम में H+ का विनिमय जल में उपस्थित सोडियम प्लस कैल्शियम +2 मैग्नीशियम +2 एवं अन्य धनायनों द्वारा हो जाता है। फलतः प्रोटॉनों का निष्कासन होता है तथा जल अम्लीय हो जाता है। किस प्रकार से रेजिन काम करता है, देखिए ऋणायन विनिमय के दूसरे प्रक्रम में क्या होता है आप देखेंगे, RNH2 रिएक्शन करता है जल के साथ में RNH3 + OH- एक्वस बना लेता है। RNH3 + OH- एक्वस सॉलिड ये टूट जाता है X- के साथ रिएक्शन करके RNH3 + X- सॉलिड OH- एक्वस। OH- का विनिमय जल में उपस्थित ऋणायन जैसे कि क्लोराइड HCO3- सल्फेट द्वारा होता है। इस प्रकार मुक्त OH- आयन धनायन विनिमय से मुक्त H+ आयन से अभिक्रिया करके जल को उदासीन कर देता है। H+ एक्वस OH- एक्वस मिलकर के जल बना लेते हैं लिक्विड। अब देखिए धनायन तथा ऋणायन विनिमयकों के रेजिन तल यानी कि रेजिन बेड का उपयोग जब पूर्ण रूप से हो जाता है तब इन्हें क्रम से तनु अम्ल तथा तनु क्षारक विलयनों से अभिक्रिया कराकर पुनर्जनित कर लिया जाता है। तो इनको क्या किया जाता है, पुनर्जनित कर लिया जाता है। आगे हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड के बारे में। हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2। तो हाइड्रोजन परऑक्साइड एक महत्वपूर्ण रसायन है जो पर्यावरण नियंत्रण में घरेलू तथा औद्योगिक बहिस्राव इन्फ्लुएंस के उपचार के रूप में काम आता है। अब बनाने की विधियां, ये निम्नलिखित विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। पहला है कि बेरियम परऑक्साइड को अम्लीकृत करके तथा जल की आधिक्य मात्रा को कम दाब पर बाष्पीकृत करके डाई
करके आपको हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त किया जाता है। कैसे? बेरियम पेरोक्साइड की रिएक्शन कराएंगे। बेरियम पेरोक्साइड का सूत्र है BaO2 डॉट एट H2O की रिएक्शन H2SO4 एक्वस के साथ में, जिससे बनेगा बेरियम सल्फेट। साथ में मिलेगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक्वस और साथ में जल। सेकंड है, देखिए कि सेकंड ये है कि जब आप उच्च धारा घनत्व पर अम्लीकृत सल्फेट विलयन के विद्युत अपघटनीय ऑक्सीकरण से प्राप्त पेरोक्साइड सल्फेट के जल अपघटन से हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त किया जाता है। ट्वाइस ऑफ HSO4 माइनस एक, बस इसका विद्युत अपघटन कराएंगे तो आपको मिलेगा HO3SOO3H एक बस। जब इसका भी जल अपघटन कराएंगे तो आपको मिलेगा ट्वाइस ऑफ HSO4 माइनस एक बस, साथ में ट्वाइस ऑफ H प्लस एक बस और साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड एक बस। अब ये विधि प्रयोगशाला में D2O2 बनाने में भी काम आती है। कैसे काम आएगी? आप ड्यूटेरियम पेरोक्साइड कैसे बनाया जाता है उसके लिए क्या करेंगे, हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम रख दीजिए सब जगह पर। देखिए तो ये होती है कि K2H2O8 और साथ में इसकी रिएक्शन कराई जाती है भारी जल के साथ में, जिससे बनता है ट्वाइस ऑफ KdSO4 और साथ में D2O2 यानी ड्यूटेरियम पेरोक्साइड। प्रयोगशाला में कैसे बनाई जाती है तो ये रिएक्शन आपको याद कर लेनी है। अब हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो औद्योगिक उत्पादन है वो कैसे किया जाता है, देखिए 2-एल्किल एंथ्राक्विनोल यानी कि 2-एल्किल एंथ्राक्विनोल के स्वतः ऑक्सीकरण द्वारा किया जाता है। 2-एल्किल एंथ्राक्विनोल का ऑक्सीकरण कराएंगे स्वतः तो ये बनाएगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड और साथ में अपना ऑक्सीकृत उत्पाद बना लेता है। ऑक्सीजन, देखिए हाइड्रोजन और पैलेडियम यहाँ पर क्या किया जाता है उत्प्रेरक के तौर पर काम में लिए जाते हैं। इस विधि से प्राप्त 1% हाइड्रोजन पेरोक्साइड का निष्कर्षण जल द्वारा कर लिया जाता है। तत्पश्चात कम दाब पर इसका आसवन कराकर हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सांद्रण द्रव्यमानुसार 30% तक कर लिया जाता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड के 85% तक सांद्रण हेतु कम दाब पर विलयन का आसवन सावधानी पूर्वक कराकर किया जाता है। अब शेष को शीतित फ्रोजन करके शुद्ध हाइड्रोजन पेरोक्साइड प्राप्त की जाती है। अब हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के भौतिक गुण। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के देखिए शुद्ध अवस्था में हाइड्रोजन पेरोक्साइड लगभग रंगहीन अति हल्का नीला द्रव है। इसके मुख्य भौतिक गुण सारणी 9.4 में दिए गए हैं। सारणी 9.4 में इसके भौतिक गुण दिए गए हैं। हाइड्रोजन पेरोक्साइड जल के प्रत्येक अनुपात के साथ मिश्रणीय है। ये हाइड्रेट H2O2 डॉट H2O यानी कि क्वथनांक होता है इसका 221 केल्विन बना लेता है। बाजार में उपलब्ध 30% सांद्रता वाले हाइड्रोजन पेरोक्साइड विलयन की आयतन सांद्रता वॉल्यूम स्ट्रेंथ 100 आयतन होती है। 100 आयतन H2O2 सांद्रता से अभिप्राय यह है कि 1 ml H2O2 विलयन के पूर्ण अपघटन के फलस्वरूप मानक ताप तथा दाब पर 100 ml ऑक्सीजन मुक्त होती है। बाजार में ये 10 आयतन के रूप में बेचा जाता है अर्थात इसकी सांद्रता 3% होती है। तो आगे आपसे प्रश्न भी पूछा गया है कि 10 आयतन H2O2 विलयन की सामर्थ्य परिकलित करें तो क्या होगा। 10 आयतन का मतलब है कि वो एक लीटर हाइड्रोजन को जलाएंगे, H2O2 को जलाएंगे तो आपको 10 लीटर ऑक्सीजन मिलेगी। अब ये रहे आपके हाइड्रोजन पेरोक्साइड के भौतिक गुण सारणी 9.4 में जो आपको दिए गए हैं। देखिए इसका गलनांक कितना है, देखिए गलनांक, ये क्वथनांक, ये बाष्पदाब, ये घनत्व द्रव, ये शयानता, ये परावैद्युतांक और ये विद्युत चालकता। अब आगे हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड की संरचना किस प्रकार की होती है। देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड की संरचना असमतलीय होती है। गैसीय प्रावस्था में तथा ठोस प्रावस्था में इसकी आणविक संरचना को चित्र 9.3 में दर्शाया गया है। इसकी खुली किताबनुमा संरचना होती है। देखिए कुछ इस प्रकार से, जैसे आपकी किताब खुली रहती है ना, उस प्रकार की संरचना ये होती है। आपकी गैसीय प्रावस्था में H2O2 की संरचना द्वितल कोण जिसका कितना होता है 111.5 डिग्री है और यह ठोस प्रावस्था में 110 केल्विन ताप पर H2O2 की संरचना का द्वितल कोण 90.2 डिग्री है। अब हम पढ़ेंगे इसके रासायनिक गुण। अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम दोनों में हाइड्रोजन पेरोक्साइड अपचायक तथा ऑक्सीकारक दोनों कार्य करता है। कुछ सरल अभिक्रियाओं का वर्णन नीचे किया जा रहा है। तो देखिए अम्लीय माध्यम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीकारक के रूप में ट्वाइस ऑफ Fe प्लस एक बस, ट्वाइस ऑफ H प्लस एक बस, साथ में जल एक बस, इसके साथ में रिएक्शन करके बनाएगा ये ट्वाइस ऑफ Fe3 प्लस एक बस और साथ में ट्वाइस ऑफ H2O लिक्विड। लेड सल्फेट के साथ में हाइड्रोजन पेरोक्साइड रिएक्शन करके बनाता है, लेड सल्फाइड के साथ में बनाता है ये लेड सल्फेट और साथ में जल। अम्लीय माध्यम में H2O2 अपचायक के रूप में कार्य करता है। देखिए ट्वाइस ऑफ MnO4 माइनस 6H प्लस 5H2O2 मैग्नीज प्लस 2 बनेगा 8 जल के अणु बनेंगे 5 ऑक्सीजन। HOCl के साथ में ये रिएक्शन करके बनाता है H3O प्लस, साथ में क्लोराइड आयन, साथ में ऑक्सीजन। क्षारीय माध्यम में हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऑक्सीकारक के रूप में,
जब ये आयरन +2 के साथ में रिएक्शन करता है तो आपको आयरन +3 और साथ में 2 OH- बनाता है। मैग्नीज +2 के साथ में रिएक्शन करके ये मैग्नीज +4 और साथ में हाइड्रोक्साइड आयन बनाता है। अब क्षारीय माध्यम में H2O2 अपचायक के रूप में आप देखेंगे आयोडीन और साथ में H2O2 और ट्वाइस ऑफ OH- यानी कि क्षारीय माध्यम में आयोडाइड बना देगा, साथ में जल साथ में ऑक्सीजन। MnO4- आयन को ये बदल देता है, MnO2 में बदल देता है, साथ में ऑक्सीजन जल और हाइड्रोक्साइड बनाएगा। भंडारण, इसका भंडारण कैसे करते हैं कि प्रकाश के मंद प्रभाव से H2O2 अपघटित हो जाता है। देखिए यहाँ से जेईई मेन में कई बार प्रश्न आया है हाइड्रोजन के भंडारण से। तो क्या होता है प्रकाश के, देखिए मंद प्रकाश में क्या होता है, देखिए हाइड्रोजन टूट जाता है जल में और ऑक्सीजन में। तो धातुओं की सतह तथा क्षार की सूक्ष्म मात्रा जो कांच में निहित रहती है की उपस्थिति के कारण उपरोक्त अभिक्रिया उत्प्रेरित होती है, अतः इसे मोम के स्तर से युक्त कांच या प्लास्टिक पात्रों में अंधेरे में रखा जाता है। यूरिया एक स्थायी कार्य के रूप में मिलाया जाता है, इसे धूल के कण से दूर रखा जाता है क्योंकि धूल डाई हाइड्रोजन पेरोक्साइड मतलब हाइड्रोजन पेरोक्साइड के विस्फोटी अपघटन का प्रेरित कर सकती है। अब इसका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, देखिए H2O2 के वृद्ध रूप में उपयोग के कारण से औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होती जा रही है। इसके कुछ उपयोग नीचे दिए जा रहे हैं। दैनिक जीवन में इसका उपयोग मंद कीटनाशी तथा बालों के वृंजन के रूप में किया जाता है। प्रतिरोधी एंटीसेप्टिक के रूप में यह बाजार में परहाइड्रोल यानी कि परहाइड्रोल के नाम से बेचा जाता है। इसका उपयोग सोडियम परबोरेट तथा सोडियम परकार्बोनेट के निर्माण में भी किया जाता है जो उच्च कोटि के अपमार्जकों के लिए उपयोगी है। और इसके अलावा देखिए इसका और क्या क्या उपयोग है। तीसरा, इसका उपयोग हाइड्रोक्विनोन, टार्टरिक अम्ल, खाद्य उत्पादों तथा औषधियों, सिप्लोस्पेरिन के संश्लेषण में भी किया जाता है। और उद्योगों में हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग वस्त्रों, कागजों की लुगदी, चमड़ा, तेल, वसा आदि के विरंजन कारक यानी कि ब्लीचिंग एजेंट के रूप में किया जाता है जो इनका रंग निकाल देता है। आजकल हाइड्रोजन पेरोक्साइड का उपयोग पर्यावरणीय हरित रसायन, उदाहरण स्वरूप पर्यावरण नियंत्रण में, घरेलू तथा औद्योगिक बहिस्राव, इन्फ्लुएंस में, उपचार में, साइनाइड के ऑक्सीकरण में, वायुमंडल के लिए, वायुजीवी दशाओं, पुनर्स्थापन आदि में किया जाता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे भारी जल D2O। भारी जल विस्तृत रूप से नाभिकीय रिएक्टरों तथा न्यूट्रॉन मंदक के रूप में तथा विनिमय अभिक्रियाओं की क्रिया विधियों के अध्ययन में काम आता है। इसका उत्पादन जल के विद्युत अपघटन द्वारा तथा उर्वरक उद्योगों में उप उत्पाद बायो प्रोडक्ट के रूप में होता है। भारी जल के भौतिक गुण सारणी 9.3 में दिए गए हैं। भारी जल का उपयोग ड्यूटेरियम के अनेक यौगिक बनाने के लिए किया जा रहा है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं कैल्शियम क्लोराइड के साथ में कैल्शियम कार्बाइड के साथ में रिएक्शन करके भारी जल बनाता है C2D2, साथ में CaOD2। SO3 गैस के साथ में रिएक्शन करके बनाता है ये D2SO4। एल्यूमिनियम कार्बाइड के साथ में रिएक्शन करके बनाता है ये आपके CD4 और साथ में AlOD3। अब हम पढ़ेंगे इस चैप्टर का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक वो है कि डाई हाइड्रोजन ईंधन के रूप में डाई हाइड्रोजन कैसे काम में ली जाती है, इसको पढ़ेंगे। देखिए दहन में डाई हाइड्रोजन अधिक मात्रा में ऊष्मा मुक्त करती है ईंधन जैसे कि डाई हाइड्रोजन, मेथेन, LPG आदि की समान आणविक मात्रा, द्रव्यमान तथा आयतन के दहन से मुक्त ऊर्जा के आंकड़े सारणी 9.5 में दर्शाए गए हैं। तो सारणी 9.5 देखेंगे आप, देखिए ये रहे। डाई हाइड्रोजन से कितना मतलब आपको जो प्रति मोल ऊर्जा प्राप्त होती है वो कितनी है 286, और द्रव अवस्था में 285, LPG से 2220, मेथेन से होती है 880 और ऑक्टेन द्रव अवस्था से होती है 5511। लेकिन जब आप प्रति ग्राम में आएंगे तो ये हो जाएगी 143, ये 142, ये 50, ये 53, 147। और जब आप प्रति लीटर में आएंगे तो आप प्रति लीटर में देखिए डाई हाइड्रोजन सब कुल बहुत ऊपर पहुंच जाती है। देखिए 12, ये आ जाएगी 9968, ये 25,590, मेथेन 35 और ये ऑक्टेन 34,005। अब क्या आपसे क्या बोला जा रहा है, देखिए पढ़ते हैं कि इस सारणी से स्पष्ट है कि डाई हाइड्रोजन पेट्रोल के समान द्रव्यमान की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक ऊर्जा मुक्त कर सकती है। हालांकि डाई हाइड्रोजन के दहन में प्रदूषक पेट्रोल से कम होते हैं। केवल डाई नाइट्रोजन के ऑक्साइड ही प्रदूषक होंगे। डाई हाइड्रोजन के साथ डाई नाइट्रोजन की अशुद्धि के रूप में उपस्थिति के कारण गैस सिलेंडर में थोड़ी मात्रा में जल अंतःक्षिप्त करने पर डाई नाइट्रोजन तथा डाई ऑक्सीजन की अभिक्रिया नहीं हो पाती है। हालांकि पात्र जिसमें डाई हाइड्रोजन रखी जाती है के द्रव्यमान का भी ध्यान रखना चाहिए। संपीड़ित डाई हाइड्रोजन को एक सिलेंडर का भार समान ऊर्जा वाले पेट्रोल टैंक से लगभग 30 गुना अधिक होता है। डाई हाइड्रोजन को 20 केल्विन पर ठंडा कर द्रवित भी किया जा सकता है।
इसके लिए महंगे रोधी टैंकों की आवश्यकता पड़ती है। भिन्न भिन्न धातुओं जैसे कि Na, Ni5, Ti, Ti_S2, Mg, आदि के टैंकों का प्रयोग डाई हाइड्रोजन की कम मात्रा का भंडारण करने हेतु किया जाता है। इन सीमाओं ने शोधकर्ताओं को डाई हाइड्रोजन के सफल प्रयोग की वैकल्पिक तकनीकों की खोज करने के लिए प्रोत्साहित किया है। इस संदर्भ में भावी विकल्प हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था है। हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का मूल सिद्धांत ऊर्जा का द्रव हाइड्रोजन अथवा गैसीय हाइड्रोजन के रूप में अभिगमन तथा भंडारण है। हाइड्रोजन अर्थव्यवस्था का मुख्य ध्येय तथा लाभ ऊर्जा का संचरण विद्युत ऊर्जा के रूप में न होकर के डाई हाइड्रोजन यानी कि हाइड्रोजन के रूप में होना है। हमारे देश में पहली बार अक्टूबर 2005 में आरंभ परियोजना में डाई हाइड्रोजन स्वचालित वाहनों के ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया गया। प्रारंभ में चौपहिया वाहन के लिए 5% डाई हाइड्रोजन मिश्रित सीएनजी का प्रयोग किया गया। बाद में डाई हाइड्रोजन की प्रतिशतता धीरे धीरे अनुकूलतम स्तर तक बढ़ाई जाएगी। आजकल डाई हाइड्रोजन का उपयोग ईंधन सेलों में विद्युत उत्पादन के लिए किया जाता है। ऐसे आशा की जाती है कि आर्थिक रूप से व्यवहार्य तथा डाई हाइड्रोजन के सुरक्षित स्रोत का पता आने वाले वर्षों में लग सकेगा तथा इसका उपयोग ऊर्जा के रूप में हो सकेगा। तो दोस्तों ये हमारा पूरा चैप्टर खत्म हो गया। आपके जो हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड, उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ आया होगा। इसको हमने पूरा की पूरा एक एक लाइन इसकी पढ़ी है, पूरे के पूरे क्वेश्चन करें हैं, इसके जो सॉल्व एग्जाम्पल हैं वो। तो दोस्तों ऐसे ही और चैप्टर्स के जो वन शॉट में देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहें हमारे साथ। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।